दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम में सूरज के दूसरी ओर एक और धरती जैसा ग्रह हो सकता है जो शायद धरती की ही ऑर्बिट में घूम रहा हो और उसकी स्पीड भी धरती की तरह ही हो। इस कारण से धरती, सूरज और वो दूसरी धरती हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में रहते हो और इसीलिए हम उस प्लेनेट को कभी भी नहीं देख पाते हो। वो काउंटर अर्थ भी 24 घंटे में एक रोटेशन और 365 दिन में एक रेवोल्यूशन करती होगी और शायद वहाँ भी हम इंसानों जैसे इंटेलिजेंट जीव रहते होंगे। दोस्तों, ये आइडिया मेरा नहीं है, बल्कि ये आइडिया आज से 2300 साल पहले ग्रीक फिलोसोफर फिलोलॉज ने दिया था। इस हाइपोथेटिकल प्लेनेट को एंटीथॉन या काउंटर अर्थ का नाम दिया गया था। लेकिन क्या ऐसा असल में हो सकता है? क्या सूरज के दूसरी ओर के सोलर सिस्टम में धरती की ऑर्बिट में ही एक और धरती हो सकती है जिसके बारे में हम स्पेस लवर को आज तक पता नहीं था? अच्छा, चलो मेरे एक सवाल का जवाब दो। आपने तो मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट को देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर इन दोनों प्लैनेट्स यानी मार्स और जुपिटर के बीच में इतना बड़ा गैप क्यों है और एस्टेरॉयड बेल्ट उसी जगह पर क्यों है और कहीं दूसरी जगह क्यों नहीं? क्या वहाँ भी कोई प्लैनेट हुआ करता था? ओहो, सोच में पड़ गए ना। जी हाँ दोस्तों, सोचने वाली बात ही है, लेकिन आज हम इसके जवाब आपके लिए लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको काउंटर अर्थ के बारे में बताने वाला हूँ। साथ ही हम ऐसे कई हाइपोथेटिकल प्लेनेट की बात करेंगे जिसके हमारे सोलर सिस्टम में होने की बात कही जाती रही है और मैं जानता हूँ कि आप इसके बारे में आज जिंदगी में पहली बार सुनोगे, इसीलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ हैरी और स्वागत है आपका द हैर सेट में। अगर आप यहाँ पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज का धांसू एपिसोड। दोस्तों, एंटीथॉन या काउंटर अर्थ का कॉन्सेप्ट हमारे प्रीवियस जनरेशन के बीच काफी पावरफुल रहा है और खास तौर पर वेस्टर्न वर्ल्ड के फिलोसोफर इस पर काफी विश्वास किया करते थे। लेकिन आज के सिनेरियो में ऐसा हो ही नहीं सकता कि सोलर सिस्टम में धरती की ऑर्बिट में एक ऐसा प्लेनेट घूम रहा हो जिससे आज तक हम अनजान हो। मतलब ये हो सकता है कि नेपच्यून के ऑर्बिट के पार पीपर बेल्ट में या फिर ऊट क्लाउड में कोई प्लेनेट 9 हो जिसे हम आज तक ना खोज पाए हो। लेकिन इनर सोलर सिस्टम में हमारी नाक के नीचे ऐसा प्लेनेट होना नामुमकिन है। अगर ऐसा कोई प्लेनेट होता तो चाहे हम उसे अपनी आंखों से ना देख पाए, लेकिन उसकी ग्रेविटी का इफेक्ट तो हमें जरूर दिखाई देता। वो प्लेनेट मरकरी, वीनस और मार्स के ऑर्बिट पर अपना प्रभाव जरूर डालता। हम इंसान अगर आज वीनस, मरकरी और मार्स पर अपने स्पेस प्रो सक्सेसफुली लैंड करवाने में कामयाब हुए हैं तो इसका कारण हमारी एक्यूरेसी कैलकुलेशन और आसपास के ऑब्जेक्ट के ग्रेविटी का सही अंदाजा ही है। अगर कोई और प्लेनेट एग्जिस्ट कर रहा होता तो इसकी ग्रेविटी हमारी सारी कैलकुलेशन पर पानी फेर देती और हमारे स्पेस प्रो दूसरे प्लेनेट पर कभी भी लैंडिंग नहीं कर पाते। दूसरी बात, जब हम इन स्पेस प्रो को दूसरे प्लेनेट्स पर भेजते हैं तो वो वहाँ से स्पेस की कई सारी फोटोज भी तो लेते ही है। अब चलिए मान लेते हैं कि हम धरती से उस प्लेनेट को नहीं देख सकते हैं, लेकिन दूसरे प्लेनेट की ऑर्बिट से तो उसे देखना जरूर पॉसिबल होगा। इस तरह मॉडर्न साइंस में एंटीथॉन जैसे किसी हाइपोथेटिकल प्लेनेट की कोई जगह नहीं है। वैसे दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा है कि मार्स और जुपिटर के बीच इतना ज्यादा गैप क्यों है? क्या वहाँ पर कोई प्लेनेट नहीं हो सकता था? और वहाँ पर एस्टेरॉयड बेल्ट क्यों है? और ये एस्टेरॉयड बेल्ट आया तो आया कहाँ से? दोस्तों, इन्हीं सवालों ने कई सेंचुरी से साइंटिस्ट को कंफ्यूजन में डाला हुआ है और अलग अलग लोग इसके लिए अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। आज से करीब 380 करोड़ साल पहले धरती, मून, मार्स, वीनस और मरकरी पर ढेर सारे एस्टेरॉयड आकर गिरे थे। इस इवेंट को हम LHB यानी कि लेट हैवी बॉम्बार्डमेंट के नाम से जानते हैं, लेकिन साइंटिस्ट इसके पीछे का रीजन आज तक क्लियर नहीं कर सके हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इसका रीजन था प्लेनेट 5। ये सोलर सिस्टम का पांचवा ग्रह हुआ करता था और वो मार्स और जुपिटर के बीच में स्थित था। इसकी साइज मार्स से छोटी थी, इसी कारण से ये जुपिटर की ग्रेविटी में फंस गया और अल्टीमेटली डिस्ट्रॉय हो गया। ये छोटे छोटे कई सारे टुकड़ों में टूट गया और एस्टेरॉयड के फॉर्म में इनर सोलर सिस्टम में बरस गया। मार्स के नॉर्थन हेमिस्फीयर में स्थित बोरियलिस बेसिन के पीछे की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। ये मार्स के करीब 40% हिस्से में फैला हुआ है। कहते हैं कि ये मार्स की सरफेस से 1900 किलोमीटर डायमीटर वाले किसी ऑब्जेक्ट के टकराने से बना इफेक्ट बेसिन है। हालांकि वहीं पर कुछ साइंटिस्ट LHB के पीछे जुपिटर और सैटर्न की ऑर्बिट में हुई अचानक बदलाव के कारण एस्टेरॉयड बेल्ट के एस्टेरॉयड का इनर सोलर सिस्टम में आ जाना बताते हैं। मतलब कुछ लोग ये मानते हैं कि एस्टेरॉयड बेल्ट प्लेनेट 5 से बना था।
और कुछ लोग मानते हैं कि ये पहले से ही मौजूद था। अब दोस्तों आपकी बारी है, आपको क्या लगता है कि ये एस्टेरॉयड बेल्ट पहले से ही मौजूद था या फिर ये प्लेनेट 5 के कारण बना था? अपनी राय हमें नीचे कमेंट कर दो। साल 1801 में जब जोसेपी पियाजी ने सीरीज की खोज की तो एस्टेरॉयड बेल्ट के बारे में हमारी नॉलेज इंक्रीज होने लगी। इसके बाद पालास, विस्टा और जूनो की भी खोज हुई। ये चारों एस्टेरॉयड बेल्ट के 4 सबसे बड़े एस्टेरॉयड है। कुछ एस्ट्रोनॉमर मानते हैं कि ये चारों एस्टेरॉयड पहले एक ही थे। ये 4 एस्टेरॉयड और एस्टेरॉयड बेल्ट के सारे ऑब्जेक्ट एक प्लेनेट हुआ करते थे जिसको फाइटन नाम दिया गया था। ये कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल प्लेनेट 5 की तरह ही है और क्या पता ये दोनों कॉन्सेप्ट एक ही ऑब्जेक्ट की ओर इशारा कर रहे हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अगर वहाँ कोई प्लेनेट था तो वो डिस्ट्रॉय कैसे हुआ? चलो एक पल के लिए हम यह कहते हैं कि इसके पीछे का कारण जुपिटर की ग्रेविटी रही होगी, लेकिन फिर सवाल यह उठता है कि आखिर इससे पहले वह स्टेबल कैसे था, क्योंकि वह हमेशा से ही वहाँ पर रहा होगा और जुपिटर की ग्रेविटी भी उस पर हमेशा से ही लग रही होगी। एंशिएंट सुमेरियंस मार्स और जुपिटर के बीच में तियामत नाम के एक प्लेनेट के होने की बात कहते हैं। एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर टॉम वैन फ्लैडरन ने अपनी बुक डार्क मैटर मिसिंग प्लैनेट्स एंड न्यू कमेंट में बताया था कि यह प्लेनेट आज से 6.5 करोड़ साल पहले किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के टकराने से डिस्ट्रॉय हुआ था और उसके बाद ही आज का एस्टेरॉयड बेल्ट बना था। हालांकि वो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट आखिर क्या था, ये बात उन्होंने भी नहीं बताई है। इस प्लेनेट 5 टाइटन और तियामत के मिस्ट्री का एक जवाब हमें अजरबैजान के कंट्रोवर्शियल सूडो साइंटिस्ट और एंशिएंट एस्ट्रोनॉर्मल थ्योरी के बिलीवर ज़कारिया सिडिचिन की एक बुक द 12 प्लेनेट और द कॉस्मिक कोड में मिलता है। अब जवाब सुनने से पहले दोस्तों थोड़ा दिल थाम के बैठे, क्योंकि ये आपको थोड़ा इलॉजिकल लग सकता है। ज़कारिया सिडिचिन के अनुसार असली सोलर सिस्टम में तियामत नाम का एक प्लेनेट हुआ करता था जो आज के मार्स और जुपिटर के बीच में था। वो निबिरू नाम के एक प्लेनेट से टकराया और उसके 2 टुकड़े हो गए। हालांकि वो पूरा नष्ट नहीं हुआ था और वो आज भी है, लेकिन इसके आज के एक्सप्लेनेशन के बारे में जानने से पहले हमें निबिरू के बारे में जान लेना चाहिए। माना जाता है कि ये एक प्लेनेट है जो सूरज के अराउंड एक हाईली इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट में घूमता है और करीब 3600 सालों में इसका एक चक्कर लगता है। कुछ सरफिरे लोग इसके बारे में ये भी दावा करते थे कि ये साल 2012 में आकर धरती से टकरा जाएगा और हम सभी इंसान खत्म हो जाएंगे। खैर यहाँ सच्चाई हम सभी ने देखा और 2012 को पार हुए आज 12 साल हो चुके हैं। ज़कारिया के अनुसार निबिरू प्लेनेट के टकराने से ही तियामत 2 टुकड़े में टूटा, जिसमें से एक टुकड़ा काफी बड़ा था और एक बहुत छोटा। इस कोलिशन में 2 बड़े टुकड़ों के अलावा जो भी रेजिड्यू बचा था वो आज के एस्टेरॉयड बेल्ट है। दोस्तों क्या आप जानते हैं वो बड़ा टुकड़ा क्या है? वो बड़ा टुकड़ा आज हमारी धरती है। ये मैं नहीं कह रहा बल्कि ये ज़कारिया सिडिचिन का कहना है। उस कोलिशन के बाद तियामत ने अपनी ऑर्बिट में चेंज किया और वो इनर सोलर सिस्टम में आज धरती के रूप में मौजूद है। वहीं वो छोटा टुकड़ा हमारा मून है जो आज भी हमें ऑर्बिट कर रहा है। अब वो इस बात पर कितने सही थे और कितने गलत ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी हमारे लिस्ट में कुछ और भी प्लेनेट बाकी है जिन्हें जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। साल 1999 में अमेरिका के लुसियान यूनिवर्सिटी के 3 एस्ट्रोफिजिसिस्ट जॉन मैटिस, पैट्रिक विटनम और डैनियल विटमियर ने हमारे सोलर सिस्टम में टाइशी नाम के प्लेनेट के होने का दावा किया था। उनके अनुसार ये सूरज के करीब 15,000 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर होगा और ये हर 18 लाख सालों में सूरज का एक चक्कर लगाता होगा। टाइशी का कॉन्सेप्ट लॉन्ग पीरियड कमेंट्स की ऑर्बिट को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया था। लॉन्ग पीरियड कमेंट ऊट क्लाउड के इनर सोलर सिस्टम की ओर आते हैं और हर 200 साल में सूरज का एक चक्कर लगाते हैं, लेकिन इसकी कोई फिक्स ऑर्बिट नहीं होती है। ऑब्जर्वेशन में ये पाया गया है कि ये ऊट क्लाउड में कहीं से भी निकल आते हैं। कभी ये आते हैं और कभी ये नहीं आते हैं। कभी सूरज के बेहद करीब से निकलते हैं और कभी दूर से ही नमस्ते करके चले जाते हैं। अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए ही उन तीनों एस्ट्रोफिजिसिस्ट ने टाइची का कॉन्सेप्ट दिया था, जो अपनी ग्रेविटी के कारण लॉन्ग पीरियड कमेंट को इनर सोलर सिस्टम में भेज रहा होगा। लेकिन साल 2012 से 2014 के बीच नासा के व्हाइट फील्ड
इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर यानी कि वाइस टेलीस्कोप से की गई रिसर्च में ऐसा कुछ भी नहीं मिला और इस तरह की ऑब्जेक्ट का आइडिया भी नेग्लेक्ट कर दिया गया। तो चलिए अब हमारी लिस्ट के आखिरी कैंडिडेट थिया से आपका इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। ऐसा माना जाता है कि अर्ली सोलर सिस्टम में थिया नाम का एक प्लेनेट हुआ करता था जो धरती से टकराया था। इस कोलिशन से बहुत सारे डस्ट और रॉक पार्टिकल स्पेस में जमा हो गए थे। इन्हीं रेसिड्यू पार्टिकल ने हमारे मून का फॉर्मेशन किया है। इसे हम मून के फॉर्मेशन की जॉइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस कहते हैं। अर्थ की बड़ी कोर को भी इसी कमेंट से एक्सप्लेन किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि दोनों प्लैनेट्स के कोलिशन के कारण उनकी कोर मिक्स हो गई थी और आज हम धरती के जिस कोर के बारे में जानते हैं वो धरती और थिया की कोर का मिक्सचर है। हालांकि मून के फॉर्मेशन के बारे में और भी कई सारे हाइपोथेसिस पॉपुलर है। वैसे दोस्तों, क्या आप मून के फॉर्मेशन से जुड़ी सारी पॉसिबल थ्योरीज के बारे में एक स्पेशल वीडियो देखना चाहते हो? अगर चाहते हो तो हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपके कमेंट्स ज्यादा हुए तो मैं आपके लिए इसके बारे में और भी वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ नया जरूर सीखने को मिला। अगर मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। तो मैं मिलता हूँ एक और एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।